हरियाणा का एक पुराना ज़िला है लोहारू। लोहारू के सामने एक गांव है धानी लक्ष्मण। इस गांव के संजय की बेटी है मनीषा। मनीषा अपने गांव धानी लक्ष्मण से सिंगानी नामक एक छोटे से गांव में, जो कि 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है, बच्चों के स्कूल में टीचर के रूप में काम करती है और वे स्कूल पढ़ाने के लिए बस से जाती है। मनीषा को 2 बसें बदलकर अपने स्कूल तक जाना पड़ता है और फिर घर वापस आना पड़ता है। मनीषा का ये रूटीन काफ़ी समय से चल रहा था। 11 अगस्त के दिन मनीषा का ये रूटीन आखिरकार ख़त्म हो जाता है। मनीषा समय पर घर नहीं लौटती। संजय को अब मनीषा का फ़ोन दोपहर में केवल एक बार आता है। जब संजय अब फ़ोन चेक करते हैं तो फ़ोन के दूसरी तरफ से कोई भी आवाज़ नहीं आती। कुछ सेकंड बाद फ़ोन कट जाता है। संजय अब अपने काम में व्यस्त हैं, इसलिए वे सोचते हैं कि ये एक सामान्य फ़ोन कॉल होगी। हो सकता है कि मनीषा से गलती से कॉल हो गई होगी, इसलिए वे इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। मनीषा के दादाजी घर पर ही हैं। अब जैसे जैसे मनीषा के घर पहुंचने का समय बढ़ता जा रहा है, मनीषा को देर हो रही है। मनीषा के दादाजी चिंता कर रहे हैं। आखिरकार शाम के 4:30 बजते हैं। मनीषा के दादाजी मनीषा की बस के ड्राइवर तक पहुंचते हैं, जिसके साथ मनीषा रोज़ शाम को अपने गांव धाना लक्ष्मण जाती है। जब वे ड्राइवर से पूछते हैं कि मनीषा को आज देर क्यों हो गई, ड्राइवर मनीषा के दादाजी को जो बताता है, उससे मनीषा के दादाजी और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ड्राइवर कहता है कि आज मनीषा मेरे साथ बस में नहीं आई। ये सब सुनने के बाद मनीषा के दादाजी मनीषा के पिता संजय को फ़ोन करते हैं और उन्हें ये सारी जानकारी देते हैं। संजय को अब पता था कि मनीषा को आज अपने स्कूल के बाद एक मेडिकल कॉलेज जाना था, जो उसके स्कूल से कुछ ही किलोमीटर दूर था। इसका नाम था आइडियल इंटरनेशनल कॉलेज। उसे उस कॉलेज का फॉर्म भरना था ताकि वे उस कॉलेज में दाखिला ले सके। मनीषा का ये सपना था कि वे आगे पढ़ाई करे और डॉक्टर बने। शुरू से ही मनीषा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़की थी। वे क्लास 12th में फर्स्ट आई थी और एक दिन पहले उसने अपने पिताजी संजय को बताया था कि मैं आज स्कूल से पहले ही निकल जाऊंगी। उस कॉलेज से फॉर्म भरने के बाद मैं उसी बस से समय पर घर पहुंच जाऊंगी। अब बेटी शाम तक घर नहीं आई तो संजय पहले लोहारू के लिए बस लेते हैं और लोहारू से सिंगानी, और उसके बाद वे उसी कॉलेज पहुंचते हैं। वे कॉलेज के गार्ड्स के पास जाते हैं। वे मनीषा की फ़ोटो भी दिखाते हैं और ये पूछते हैं कि क्या ये चेहरा और क्या इस नाम की लड़की आज इस कॉलेज में फॉर्म लेने आई थी। गार्ड इस बात से इनकार कर देता है। वे कहता है कि आज ऐसी कोई भी लड़की यहाँ पर नहीं आई, लेकिन फिर भी संजय सोचते हैं कि अंदर जाकर रिसेप्शन पर पूछना बेहतर होगा। जब संजय अंदर पहुँचते हैं, शाम के लगभग 5:30 बज चुके होते हैं, तो सबसे पहले वे देखते हैं कि रिसेप्शन पर 3-4 लोग हैं, सभी नशे में हैं। जब संजय अपनी बेटी के बारे में पूछते हैं तो वो लोग कहते हैं कि ऐसी कोई लड़की यहाँ पर नहीं आई, लेकिन इन सभी लोगों का नशे में होना संजय को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है और वे इन लोगों पर शक भी करना शुरू कर देते हैं। संजय अपने पिता यानी मनीषा के दादाजी को वापस फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि क्या मनीषा अब तक पहुंची है, और उन्हें जवाब मिलता है कि नहीं, मनीषा अभी तक घर नहीं लौटी। तो अब संजय लोहारू पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां वे एएसआई शकुंतला से मिलते हैं। एएसआई शकुंतला से संजय मनीषा के लापता होने की रिपोर्ट करने के लिए कहते हैं, लेकिन उससे पहले शकुंतला संजय को एक पुलिस अधिकारी के जवाब में कहती हैं कि हो सकता है कि आपकी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड हो और वह उसके साथ कहीं चली गई हो। कुछ दिन इंतजार करें और आपकी बेटी खुद ब खुद घर वापस आ जाएगी। पुलिस वाले ऐसे ही बोले, मेरे को बोले कि भागी होगी। बोले यार क्यों घबरा रहा है, 2 दिन में आ जाएगी, 3 दिन में आ जाएगी। बोले इतना घबराने की जरूरत ना, बोले दुनिया की भागन लग रही है, तेरी भी भागी होगी। ये सुनकर संजय को बहुत बुरा लगता है और गुस्सा आता है, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाते। इसके बाद वे चुपचाप घर चले जाते हैं। अब आता है अगला दिन 12 अगस्त। 12 अगस्त को संजय फिर से सुबह कॉलेज पहुंचते हैं और कॉलेज स्टाफ से कहते हैं कि मुझे आप पर विश्वास नहीं है, मुझे कॉलेज का सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाए। कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन इस रिक्वेस्ट को पूरी तरह से खारिज कर देती है और ऐसा करने से मना कर देते हैं।
इस इनकार को सुनने के बाद संजय एक बार फिर लोहारू पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वे फिर से एएसआई शकुंतला से मिलते हैं और एक बार फिर एएसआई शकुंतला मनीषा के लापता होने की रिपोर्ट लिखने से स्पष्ट रूप से मना कर देती हैं और एक बार फिर मनीषा के बारे में अलग अलग तरह से बात शुरू कर देती हैं। लेकिन इस बार संजय हार मानने वाले नहीं थे। उनकी बेटी पिछले दिन से घर नहीं लौटी थी। संजय वहीं रुकते हैं। शाम के लगभग 5:30 बज जाते हैं। पुलिस आखिरकार देखती है कि संजय पूरी तरह से अपने काम पर केंद्रित हैं। संजय आइडल इंटरनेशनल कॉलेज पहुंचते हैं और वहां अपनी पूछताछ शुरू करते हैं। यहाँ एक बहुत ही स्ट्रेंज बात सामने आती है। जब एएसआई शकुंतला कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन से सीसीटीवी फुटेज मांगती हैं तो पुलिस अधिकारी को भी एडमिनिस्ट्रेशन स्पष्ट रूप से इससे मना कर देती हैं। एएसआई शकुंतला कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन पर कोई दबाव नहीं डालती। हालांकि उनके पास सीसीटीवी फुटेज प्राप्त करने का पूरा अधिकार था और उस समय उस फुटेज की जांच करना उनका फर्ज था। लेकिन कॉलेज की बात मानकर एएसआई शकुंतला वहां से बहुत आसानी से वापस आ जाती हैं। संजय अपनी बेटी के लापता होने से बहुत चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन अब वे यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। फिर से परेशान होकर वे शाम को अपने घर वापस चले जाते हैं। अब आता है 13 अगस्त का दिन। 13 अगस्त को एएसआई शकुंतला खुद उन्हें फ़ोन करती हैं और खबर मनीषा से संबंधित है। मनीषा पहले से ही पुलिस अधिकारी से मिल चुकी हैं, लेकिन उस हालत में नहीं जैसे संजय उसकी जांच कर रहे थे। संजय तुरंत लोहारू पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। एक पुलिस टीम संजय को उस जगह ले जाती है जहां अभी अभी मनीषा का शव मिला था। ये जगह आइडल इंटरनेशनल कॉलेज से ज़्यादा दूर नहीं थी, बस 1 किलोमीटर दूर खेतों में थी और इन खेतों के ठीक बगल में एक नदी थी। सबसे पहले संजय, जिसकी बेटी इतनी छोटी है, उसका शव देखकर और उसकी मौत की खबर सुनकर उनका दिल टूट जाता है। लेकिन अब ऐसा बड़ा पहाड़ टूटने वाला है जब वे मनीषा का शव और उसकी हालत देखते हैं। सबसे पहले संजय नोट करते हैं कि मनीषा की दोनों आंखें गायब हैं। उन्हें लगता है कि जैसे किसी ने उन्हें काट दिया हो। इसके बाद मनीषा की गर्दन लगभग पूरी तरह से कट चुकी है। सारे कपड़े उसके घुटनों तक नीचे आ गए हैं। मनीषा का चेहरा ऐसा हो गया है जैसे किसी ने उसे पूरी तरह से रगड़ दिया हो और उसकी जबड़े की हड्डी क्लियरली दिखाई दे रही है। मनीषा की मौत की खबर पूरे एरिया में फैलने के साथ वहाँ लोगों की भारी भीड़ जमा होने लगती है। ऐसी कंडीशन को देखकर पुलिस पूरे एरिया को सील कर देती है और मनीषा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इस पॉइंट से मनीषा की मौत की कहानी शुरू होती है और पुलिस पर आरोपों की संख्या बढ़ने लगती है। 11 तारीख से मनीषा लापता है और 13 तारीख को उसका शव मिलता है। पहली बात जो होती है वो ये है कि पुलिस को ये नहीं पता कि मनीषा का शव यहाँ पर कैसे पहुँचा। 11, 12 और 13 तारीख, अगर मनीषा की मृत्यु 13 अगस्त को हुई तो इसका मतलब है कि उसका शव 2 दिन तक यहाँ पर पड़ा रहा। तो वे लोग कौन थे जिन्होंने मनीषा को 2 दिन तक यहाँ पर रखा और इन 2 दिनों में उन्होंने मनीषा के साथ क्या किया? मनीषा का पहला पोस्टमार्टम भिवानी सिविल हॉस्पिटल में किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया कि मनीषा का यूटरस मतलब गर्भाशय भी उसके शरीर से निकाल लिया गया था। उसे इतनी बेरहमी से मारा गया था। जिसने भी मनीषा का शव वहां देखा और उसके कपड़ों की स्थिति देखी, ये स्पष्ट रूप से समझ में आया कि उसकी मृत्यु से पहले उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए गए थे। इसके लिए बहुत ज़्यादा फॉरेंसिक रिसर्च करने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि क्लियरली बॉडी को देखकर ये सब पता लग रहा था। मनीषा के दोनों घुटनों पर गहरे घाव थे। यहाँ से ये स्पष्ट होता है कि जब मनीषा को घसीटा गया था तो उसकी बॉडी पर कपड़े नहीं थे और ये क्लियर दिख रहा था कि हो सकता है बाद में हत्यारे ने उसको कपड़े पहना दिए हों, क्योंकि उसके घुटनों पर रगड़ के पूरे निशान थे। तो ये बिल्कुल क्लियर था कि जिसने भी शव को यहाँ पर रखा उसके बाद मनीषा को उसके कपड़े फिर से पहना दिए गए और इसे पहनाने में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। उसके कपड़े केवल उसके घुटनों तक पहनाए गए। तो ये क्लियरली ऐसा केस है जिसमें उसे पहले घसीटा गया था, क्योंकि कपड़े बिल्कुल भी फटे हुए नहीं थे। जब उसको बाद में कपड़े पहनाए भी गए थे तो वो कपड़े बिल्कुल ही दुरुस्त हालत में थे।
और ये सारी डिटेल्स इस बात की ओर इशारा करती हैं कि मनीषा को मारने से पहले उसके साथ शारीरिक ज़बरदस्ती की गई। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो ये क्लियर रूप से इसका खंडन करती है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने वाली अगली बात यह है कि मनीषा के शरीर पर किसी भी प्रकार के संघर्ष का कोई भी निशान नहीं था। हालांकि जिसने भी उस समय मनीषा का शव देखा, उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि मनीषा के शरीर के साथ क्या किया गया था, वे किस स्थिति में थी। लेकिन डॉक्टर्स के अनुसार मनीषा के शरीर पर किसी भी प्रकार के संघर्ष का कोई भी निशान पाया नहीं गया। लोग स्पष्ट रूप से मानते थे कि कोई बहुत प्रभावशाली व्यक्ति था जिसे पुलिस प्रशासन और सभी बड़े अधिकारी बचा रहे थे। अगले कुछ घंटों में मनीषा के हत्यारे को खोजने की बजाय हरियाणा सरकार ने इस पूरे एरिया में सभी इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया। लेकिन इसके बावजूद पुलिस और अधिकारियों के खिलाफ लोगों का विरोध बढ़ता जा रहा था। पर हरियाणा में अलग अलग जगहों पर बहुत सारे दंगे हो रहे थे। इस दबाव में 16 अगस्त को हरियाणा सरकार ने मनीषा का एक और पोस्टमार्टम करने का फैसला किया। इस बार पोस्टमार्टम रोहतक के पीजीआई हॉस्पिटल में किया गया। अब एडमिनिस्ट्रेशन और सारे ऑफिसर्स ये बोल रहे थे कि जो मनीषा के साथ हुआ वो किसी जंगली जानवर का किया धरा है। किसी जंगली जानवर ने अटैक किया और उसके मांस को खाने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसकी बॉडी को ऐसे नोचा गया था। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि अगर उसको ऐसे नोचा गया था तो उसके अंदर से उसका यूट्रस कैसे रिमूव हुआ, उसका गर्भाशय कैसे निकालकर सिर्फ उसको चोट पहुंचाई गई, जबकि उसका नरम मांस, उसका पेट, उसकी टांगें, वो सब कुछ छोड़ दिया गया। अगर जंगली जानवर अटैक करता है तो ऐसे अटैक बिल्कुल भी नहीं करता है, क्योंकि जंगली जानवर अंदर के सारे बॉडी पार्ट्स खा जाते हैं। मनीषा की मां के अपनी बेटी के लिए रोते हुए कई वीडियोस वायरल हैं और उनमें वो क्लियर रूप से देखा जा सकता है, वो कह रही हैं कि मेरी बेटी को आखिरी बार उसके पूरे शरीर के साथ देखने को मुझे नहीं मिला। विरोध और प्रदर्शनों की संख्या बढ़ रही है और यहीं पर सरकार एक बहुत बड़ी गलती करती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा आक्रामक हैं। कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, कुछ बड़े यूट्यूबर्स हैं और कुछ अन्य राजनीतिक लोग हैं जो सबसे ज़्यादा आक्रामक हैं और कहते हैं कि पुलिस को मनीषा के हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए। लेकिन हरियाणा सरकार यहाँ क्या करती है? इसके विपरीत वे इन सभी लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करना शुरू करती है। अब आता है 18 अगस्त का दिन। ये केस एक और बहुत ही अजीब मोड़ लेता है। 18 अगस्त को हरियाणा पुलिस ने दावा किया कि उन्हें मनीषा द्वारा लिखा गया एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें मनीषा ने क्लियर रूप से कहा है कि वे अपनी ज़िंदगी खत्म करने जा रही है, क्योंकि उसका एक लड़के के साथ रिलेशन था और अब ये रिलेशन खराब हो गया है, इसलिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया। पुलिस को ये सुसाइड नोट कहाँ से मिला, उन्हें इतनी देर से क्यों मिला और सुसाइड नोट में जो लिखा था वे मनीषा की असली लिखावट से मेल खाता था या नहीं, पुलिस ने इनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें एक बहुत ही खूबसूरती से बनाई गई कहानी पेश की। इस कहानी के अनुसार जून के महीने में मनीषा एक होटल में एक दूसरे लड़के के साथ जाती है और ये बात उसके पिता संजय को पता चलती है और संजय और उनकी बेटी के बीच पिछले 2 महीनों से बहुत खराब रिश्ता चल रहा था। पुलिस ने कुछ भी सीधे तौर पर नहीं कहा, लेकिन क्लियरली मनीषा की मौत या हत्या का आरोप संजय पर लगाने की कोशिश की। अब यही पुलिस है जो 2 अलग अलग कहानियों से लोगों को गुमराह कर रही है। एक तरफ ये सुसाइड एंगल है और दूसरी तरफ मनीषा के कैरेक्टर को सीधे तौर पर निशाना बनाया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि उसे किसी जंगली जानवर ने खा लिया और इसके ऊपर ये दिखाया जा रहा है कि उसके पिता मनीषा से पूरी तरह से नाराज थे। ये सब पता चलने के बाद अलग अलग मीडिया टीमें, अलग अलग चैनल्स मनीषा के गांव धानी लक्ष्मण वहां गए और इन 2 कहानियों की सच्चाई का पता लगाने की कोशिश की। मीडिया को गांव के लोगों से मनीषा के बारे में जो पता चला वे ये था कि मनीषा रियलिटी में एक बहुत ही साधारण लड़की थी। किसी ने भी उसे कभी फ़ोन पर बात करते हुए नहीं देखा, किसी लड़के से बात करते हुए नहीं देखा। बाकी कहानी कि वे एक लड़के के साथ होटल जाती है। जब संजय से इस बारे में पूछा जाता है तो वे क्लियर रूप से इसकी कोई जानकारी होने से इनकार करते हैं
और वे कहते हैं कि पुलिस मेरी बेटी को उसकी मृत्यु के बाद भी नहीं छोड़ रही। मृत्यु के बाद भी पुलिस उसकी बदनामी कर रही है। पुलिस उस सीसीटीवी कैमरे को नहीं ले पाई, फुटेज नहीं देख पाई, या मनीषा के मोबाइल फ़ोन की आखिरी लोकेशन तक नहीं चेक कर पाई। बहुत सारे स्थानीय लोग सामने आ रहे हैं और जो एक बार फिर कहते हैं कि मनीषा की मौत के पीछे कुछ बहुत बड़े लड़के हो सकते हैं, जिन्हें पुलिस क्लियर रूप से बचा रही है। अब मनीषा की मौत के कारण पूरे हरियाणा में स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, इतने सारे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं पुलिस के खिलाफ, और विरोध इतना बढ़ गया था कि आखिरकार सरकार पीछे हट जाती है। मनीषा के तीसरे पोस्टमार्टम की बात सामने आती है और इस बार पोस्टमार्टम दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल से करवाया जाता है। पुलिस अभी भी अपनी सुसाइड नोट की कहानी पर अड़ी हुई है। उनके अनुसार मनीषा ने आत्महत्या की और अब कहानी में एक नया अध्याय शुरू होता है। मनीषा जिस स्कूल में पढ़ा रही थी उस स्कूल से थोड़ी दूर पर एक कीटनाशक बेचने वाले की दुकान थी, और जो इतने दिनों की रहस्यमयी चुप्पी के बाद उसी रहस्यमयी तरीके से मीडिया के सामने आता है और मीडिया को बताता है कि 11 अगस्त को उस दुकान से 1 लीटर कीटनाशक खरीदा गया था, और ये व्यक्ति उस चीज़ का बिल भी दिखाता है। जब मीडिया इस व्यक्ति की आइडेंटिफिकेशन पूछता है और थोड़ा और जांच करता है तो पता चलता है कि ये व्यक्ति एक कीटनाशक दुकान का मालिक है जो पिछले कुछ दिनों से हरियाणा पुलिस के संपर्क में था। और हैरानी की बात यह है कि उसी इंसान को, जो कीटनाशक बेचने वाले की दुकान वाला बंदा था, उस बंदे को पुलिस ने एक रात पहले ही उठाया और अगले ही दिन उस बंदे ने आकर ये मीडिया में एक्सप्लेन कर दिया कि मेरी दुकान से मनीषा ने एक कीटनाशक खरीदा था और जिसका बिल भी उसके पास था। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान सुसाइड करने जा रहा है और वो उस केमिकल को बिल के साथ खरीदेगा? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उस कीटनाशक बेचने वाले की दुकान वाले बंदे के पास इन सब डिटेल्स को प्रूव करने के लिए सीसीटीवी फुटेज भी नहीं थी कि मनीषा कब उसकी दुकान में आई और कब ये सारी बातें हुई। तो ये सामने आया कि इस व्यक्ति को पुलिस के साथ संपर्क में रहने के लिए बहुत ज़्यादा दबाव डाला गया था ताकि वे ऐसी बात कहे। इस व्यक्ति के आसपास कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं थी जो ये साबित कर सके कि मनीषा इस तरह से उसकी दुकान पर आती है और ऐसी चीज़ें खरीदती है। और आपको मैं बहुत अजीब बात बताती हूँ, ये केस होने के बाद इतने सारे यूट्यूब के चैनल सामने आए, इतनी सारी वीडियोस सामने आई, जिनमें कई यूट्यूबर्स ने फेसलेस चैनल्स पर बहुत अजीब अजीब कहानियाँ बताईं। उस मनीषा के बॉयफ्रेंड की कहानी, उनकी सारी डिटेल्स, जो भी प्रोपेगेंडा पुलिस वाले या सरकार चलाना चाहती थी वो इन यूट्यूब चैनल्स के ज़रिए चलाया गया। लेकिन मनीषा का जो कैरेक्टर था वो इतना टारगेट होता देखकर मनीषा के अपने गांव वाले उन वीडियोस के नीचे जो अलग अलग उन्होंने कमेंट्स किए हैं उनसे साफ ये पता चलता है कि मनीषा का ऐसा कोई भी रीज़न नहीं रहा होगा, ना ही उसने सुसाइड की है और ना ही उसका कोई बॉयफ्रेंड था। नहीं तो कोई गांव वाले आकर ऐसे किसी लड़की के बारे में उसको बचाने के लिए उसके कैरेक्टर की साइड क्यों लेंगे? ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी लग रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद पुलिस या सरकार लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। हरियाणा के बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी, हरियाणा के राजनीतिक लोग इस पूरे केस में कुछ बहुत बड़ा छिपाने की कोशिश कर रहे हैं और इस चीज़ के लिए हर संभावना का उपयोग किया जा रहा है ताकि लोगों को भ्रमित किया जा सके, उन्हें कंफ्यूज किया जा सके। और इसके बाद इस केस में बहुत सारे गैंगस्टर प्रवेश करते हैं और ये गैंगस्टर भी मनीषा की हत्या के सुराग बताने वाले को भारी मात्रा में पैसे की घोषणा करते हैं। हमने पूरे भारत में बहुत सारे कवर अप देखे हैं, बहुत सारे अलग अलग हत्याओं के मामले देखे हैं, लेकिन एक गांव की एक नॉर्मल लड़की की डेथ के केस में इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो, इतनी बड़ी बयानबाजी हो, जबकि केस की इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। बहुत अजीब चीज़ होती है कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर तक ये कहते हैं कि मनीषा ने सुसाइड की थी। बात ये है कि जबकि ये केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, एक पॉलिटिकल पर्सन को ऐसे पर्सनली आकर के कोई बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। ये बयान बहुत ही बड़े बड़े सवाल खड़े करता है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में मनीषा की मौत, ये पूरा केस हल ज़रूर हो जाएगा
और मनीषा भले ही जीवित ना हो, लेकिन उसे उसकी मृत्यु के बाद न्याय मिलेगा। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं आपसे फिर कल मिलूंगी किसी और वीडियो में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।